नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सभी उजांकियन को उजांग का बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। क्या आप ऊर्जा में हैं और क्या आज मेरे साथ एक ज़बरदस्त क्लास में आप तैयार होना चाहते हैं। बहुत ही खूबसूरत आज की क्लास है सभी के लिए। मुझसे कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि सर हमने 12th कर लिया, अभी रिजल्ट आए, और बच्चे जो हैं वो बहुत ही भ्रम में हैं और बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हमारे पास आए, हमारी टीम के पास आए कि आईएएस की तैयारी की शुरुआत करनी है सर, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो मुझे एक दिमाग में बात आई कि मैं इसका एक पूरी सीरीज आपके साथ लेकर आ सकता हूं, क्योंकि बहुत सी भ्रांतियां हैं यूपीएससी में इस बात को लेकर कि अभी ये राइट टाइम नहीं है तैयारी का 12th के बाद। और बहुत से बदलाव ऐसे हो रहे हैं जहां पर यूपीएससी में जो स्मार्ट स्टूडेंट हैं और उनकी फैमिलीज जो बहुत अवेयर हैं, वो 12वीं के बाद अपने बच्चों को पढ़ाई में लगा रहे हैं। आखिर क्या तरीका होना चाहिए, क्या सेगमेंट होना चाहिए। तो डेफिनेटली आप इसके लिए बहुत अवेयर होना चाहते हैं, बहुत जानकारी लेना चाहते हैं कि क्या ये राइट टाइम है तैयारी का, या हम इसमें कौन सी नई नई चीज़ें जो है वो हम जोड़ सकते हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो आज पेन और पेपर के साथ आप तैयार हो जाइए। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो दोस्तों, अब हम लोग जो है वो महत्वपूर्ण तरीके से बात करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप सभी रेडी होंगे, और बहुत से हमारे बच्चे हैं बहुत उत्साह के साथ उन्होंने कमेंट कर रहे हैं कि यस, ये क्लास की हमें बहुत नीड थी। लेट्स स्टार्ट, हम लोग शुरू करते हैं इसको। जब हम यूपीएससी की तैयारी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी बात होती है कि क्या 12th के बाद तैयारी करने का ये राइट टाइम है। सबसे पहले हम यहाँ शुरुआत करते हैं, इज इट राइट टाइम। क्या 12th के बाद आईएएस की तैयारी की जा सकती है, क्योंकि इस समाज में एक धारणा है कि ग्रेजुएशन के बाद जो होता है वो हमें यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब इसमें मैं दोनों जो है वो पक्ष आपके सामने रखूंगा ताकि आपको चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो, ताकि आप इसको आसानी से करते हुए समझ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पेन पेपर के साथ तैयार रखिए, और मेरे कुछ गोल्डन रूल हैं, उस गोल्डन रूल को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप सबसे कम उम्र में देश के आईएएस बनकर देश की लंबे समय तक सेवा कर सकते हैं, जो कि उजांग आईएएस एकेडमी का एक मिशन और एक ध्येय भी है। अब आगे हम बात करते हैं, और अब हम समझते हैं कि 12th के बाद यूपीएससी करने का सही टाइम है या नहीं है। राइट, जनरली आपके आसपास होंगे बोले पहले ग्रेजुएशन कर लो फिर आगे जो है वो सोचना। एक्चुअली में क्या होता है, जब 12th बच्चा कर लेता है तो ये मैं नहीं, बासवान कमेटी भी कहती है, जिन्होंने यूपीएससी में रिकमेंडेशन किया था कि यूपीएससी का एग्जाम 12th के बाद होना चाहिए, उनकी अगर रिपोर्ट को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या होता है, हमारी शिक्षा व्यवस्था में जो स्टूडेंट 12th से निकलता है वो बड़ा फ्रेश माइंड होता है और बिना प्रेशर के पढ़ाई करता है। शुरुआती दौर में जब यूपीएससी में जब हम ये सिविल सर्विसेज हुआ करता था, सीएसई, तो उस समय जब हमारे लिए इंडियन सिविल सर्विसेज आईसीएस हुआ करता था अंग्रेजों के समय में, तो उस समय भी जो एग्जाम का मॉड्यूल था वो बहुत यही था कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे या जो है 12th पास बच्चे ही जो इसका एग्जाम दे सकते थे, और वहां पर प्रशिक्षण वो बहुत लंबा करते थे। आगे चलकर जो लबासना में जिसका ट्रेनिंग होती है उस पर यह प्रपोजल आया कि लंबे समय तक इनको स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जाए, ताकि कल को भारत की जो चुनौतियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको जो है ये बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें। कुल मिलाकर प्रत्यक्ष रूप से तो गवर्नमेंट ये नहीं कर पाई, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देखा जा रहा है पिछले कुछ समय से जो रिजल्ट आ रहा है उसमें बहुत ही जो फर्स्ट अटेम्प्टर हैं, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, कम उम्र के बच्चे, वो बहुत आसानी से सेलेक्ट हो रहे हैं। और ऐसी वीडियो आप लोगों ने भी कई बार देखी होगी। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है अब शिक्षा को लेकर जागरूकता। पिछले कुछ समय से जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें आप देख रहे हैं कि काफी कुछ सेगमेंट उछाल नीचे ऊपर आ रहा है प्राइवेट सेक्टर में भी। और समाज में परिवर्तन, यानी कि जो प्रतिष्ठा और सम्मान की बात अगर हम करें तो आज भी अगर मिडिल क्लास की बात करें, जो इसकी तैयारी करता है, जो मध्य वर्ग है या निम्न मध्य वर्ग या उच्च मध्य वर्ग, उसके लिए सबसे प्रेस्टीज वाला यूपीएससी जो है वो आईएएस आईपीएस सबसे प्रेस्टीज वाला जो है वो सेगमेंट माना जाता है। प्रेस्टीज यानी कि वहां पर जो है सम्मान है, सम्मान के साथ साथ जो आपको सेगमेंट मिल रहा है वो परिवर्तन की क्षमता मिल रही है। यानी आपके पास पावर आती है और पावर के माध्यम से आप जो करना चाहते हैं, जो वैसे अगर आप जाएं तो शायद आपकी कोई ना सुने, लेकिन यहां उनको सुनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और आप ये परिवर्तन करते हैं। और बहुत से ऑफिसर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हालांकि सभी तो नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे अवेयर हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और जहां पर हैं वहां वो राष्ट्र को एक डायरेक्शन दे रहे हैं। इसमें एक अजीत डोभाल साहब का नाम है, आईपीएस रह चुके हैं, और आज वो भारत की जो सुरक्षा नीतियां हैं उनके बारे में वो बात करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक का उनको ब्रेन कहा जाता है। ऐसे ही अमिताभ कांत साहब, जो आज तमाम स्टार्टअप के पीछे जो दिमाग है, जो इनक्रेडिबल इंडिया का दिमाग है, ये भी आईएएस रह चुके हैं, और इन्होंने भी केरल कैडर के, और इन्होंने भी इनक्रेडिबल इंडिया अतुल्य भारत प्रोग्राम लॉन्च किया। साथ ही साथ ये आज नीति आयोग के सीईओ हैं, और तमाम नीति आयोग के माध्यम से तमाम सुधार आज हम एमएसएमईज में देखते हैं कि सरकार बड़े बड़े अनाउंसमेंट करती है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, बहुत से लोगों को रोजगार मिल रहा है, ई रिक्शा खरीद रहे हैं। तो इसके पीछे जो दिमाग है वो बेसिकली एक आईएएस ऑफिसर का है। तो इस तरह से बहुत से ऑफिसर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से समाज में बहुत अच्छे परिवर्तन किए हैं।
तो अगर आपके अंदर पहली चीज जो है, अगर आपके अंदर अपनी सोसाइटी को चेंज करने की, अपने समाज में एक पॉजिटिव बदलाव लाने की, चाहे वो बालिकाओं की शिक्षा हो, बाल विवाह पे रोक हो, अभी आपने देखा कि टीना डाबी वो लगातार बहुत अच्छा काम करे, अतहर आमिर आपने देखा उन्होंने भी बहुत ही बेहतरीन उन्होंने काम किया और बालिका विवाह को रोकने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा जो है मेहनत की वहां पे। सवाल ये नहीं है, सवाल है कि भारत का समाज बहुत बड़ा है, लेकिन आप जहां पर भी हो वहां बदलाव के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो अगर आज की डेट में अगर आपके अंदर पहला क्वेश्चन कि क्या मेरे अंदर समाज में एक चेंज को लेकर मेरे अंदर कुछ क्यूरोसिटी है या नहीं है, समाज में बदलाव को लेकर मेरे अंदर कोई आग है या नहीं है, मैं समाज के किसी हिस्से में बदलाव देखता हूं या नहीं देखता हूं, अगर आप इस थिंकिंग के साथ हैं तो आपका स्वागत है इसमें। स्वागत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो बदलाव, ये जो चेंज की मैं बात कर रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों। कई बार आप कहेंगे अरे सर इसकी क्या जरूरत है, एग्जाम क्रैक कर लेंगे, आईएएस बन जाएंगे और हम आगे काम कर लेंगे। तो तुम्हें यह पता होगा ना कि 85% जो ऑफिसर्स हैं, रिपोर्ट कहती है स्वास्थ्य की, 85% जो ऑफिसर्स हैं वो हाई ब्लड प्रेशर और टेंशन, तनाव, हाइपरटेंशन का शिकार है। बहुत ज्यादा ये नंबर होता है, बहुत ज्यादा जो है उनकी एक रिपोर्ट का एक आंकड़ा मैंने पढ़ा, बहुत बड़ी संख्या में वो जो है वो तनाव का शिकार हो रहे हैं। तो सवाल ये नहीं कि अंदर जाने के बाद आपको जो है अंगूरों के बाग में बिठा दिया जाएगा, वहां बहुत ज्यादा संघर्ष है। अगर आपके अंदर बदलाव की इच्छा शक्ति है, ठीक है, बदलाव की इच्छा शक्ति है, तो अगर ये बदलाव की इच्छा शक्ति आपको प्रेरणा देती है, इंस्पिरेशन देती है, जब आप इस एग्जाम में उतरेंगे आप कहेंगे सर ये सब बातें क्यों कर रहे हैं, सिलेबस पढ़ाइए, एग्जाम के क्वेश्चन कर लेंगे, हम क्रैक कर लेंगे। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जो 100 में से 99% बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं फिर एग्जाम को क्रैक करने में, और 1% क्यों पहुंचता है या 2% क्यों पहुंचता है? उसका कारण यही है, ये जो 2% होते हैं उनमें और बाकी लोगों की किताबों में अंतर नहीं होता, टीचर में अंतर नहीं होता, अंतर होता है जब किताबें प्रेशर देती हैं, जब आप अकेले होते हो, जब एक लड़ाई आपको व्यक्तिगत लड़नी होती है, तो आपके अंदर अगर बदलाव करने की जो इच्छा शक्ति अपने समाज में, मान लीजिए आप गरीब परिवार से आते हैं, या आप अगर कोई ऐसी लड़की हैं जिसको पढ़ने से रोका गया, जिसको जो है वो बहुत ताने दिए गए, तो आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, एक आग होनी चाहिए, वो आग किसी भी रूप में हो, ठीक है, आप उसको चैनलाइज उस आग को करना है, उस बर्निंग डिजायर को चैनलाइज करना है। अगर आप उसको चैनलाइज कर ले जाते हैं तो एक समय ऐसा आएगा जब ये परीक्षा आपको आगे बढ़ने से रोकती है, ये परीक्षा में बहुत तनाव आता है, लोग जो है वो बहुत अजीब अजीब तरह की बातें करते हैं, किताबें बोझ लगने लगती है। जो भी लोग तैयारी करते होंगे या कर रहे होंगे, एक समय वो मेरे बात से अगर एग्री हो तो मुझे बताइएगा, एक समय ऐसा आता मन करता है इन किताबों को फूंक दें। ऐसी भी एक बार अकड़ाहट होती, रोज रोज वही पढ़ना, एक बंद कोठरी में बने रहना, दुनिया बाहर क्या करे इससे कोई मतलब नहीं है, एक समय ऐसा भी आता है। उस दौरान जब आप अकेले होते हैं, जब आपका कोई भी मित्र, आपका अध्यापक, आपके पिता, कोई भी आपका साथ नहीं दे सकता, उस समय अगर कोई चीज साथ आपकी देती है तो वो होती है बदलाव करने की ताकत, बदलाव करने की इच्छा अंदर से। अब अपने आप से प्रश्न पूछते हैं जब एक बार थक जाते हैं, यार मैं इतना सरदर्द क्यों ले रहा हूं, अभी अभी मैसेज आया कि वो मेरा फलनवा दोस्त था, उसका जो है पैकेज 3 लाख का जो उसका सिलेक्शन हो गया, 4 लाख में उसका सिलेक्शन हो गया, प्राइवेट नौकरी पा गया। तो अब जब ऐसे हतोत्साहित होते हैं और लड़ते हैं जब कि मैं क्यों ये कर रहा हूं, तो अंदर से एक आवाज आती है क्योंकि तुझे बदलाव करना है। तूने ये शपथ उठाई थी कि तुम जहां पर भी अपनी स्थिति में, अपने परिवार की स्थिति में, आपके परिवार ने गरीबी देखी है, आपके पिता का अपमान किया गया था, कुछ भी है, मुझे इस स्थिति में बदलाव लेकर आना है, चाहे मेरी स्थिति हो चाहे मेरे समाज की स्थिति, मुझे इसमें बदलाव लेकर आना है। तब उस समय जब अंधेरे बढ़ते हैं, दबाव बढ़ता है और टूट जाने की हद तक जब आप पहुंच जाते हैं, तो फिर आप कहते हैं यस, ये है मेरी वो पावर, ये है मेरी वो पॉजिटिविटी जिसके लिए मुझे ये बदलाव करना है। और जब आप ये प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं तो आप यहां से निकलकर कहां पहुंच जाते हैं, यहां पहुंच जाते हैं, 1% वालों में पहुंच जाते हैं, और तब आप कहते हैं कि अब मैं इन अंधेरों से कदम बढ़ा लूंगा। एक्चुअली में ये पॉइंट सबसे ज्यादा लोग मिस करते हैं और सोचते हैं अरे आईएएस है, वो नीली बत्ती गाड़ी, लाल बत्ती गाड़ी, वो पावर, वो आगे लिखा होगा कलेक्टर, लोग डीपी पे लगाते हैं और उसी से फैसिनेट हो जाते हैं और अपने अंदर वो क्वेश्चन नहीं पूछते कि मैं आईएएस क्यों बनना चाहता हूं, मैं आईपीएस क्यों बनना चाहता हूं, मैं सिविल सेवा क्यों ज्वाइन करना चाहता हूं, जबकि इससे ज्यादा प्रेस्टीज, इससे ज्यादा पैसा ये है। और ये प्रश्न इंटरव्यू में पूछा जाएगा, मेरे अभी कई स्टूडेंट से पूछा गया कि आप जब इतनी अच्छी, कई आईआईटीएन गए हैं और उन्होंने उनसे पूछा गया कि आप क्यों आईएएस बनना चाहते हैं, इतनी अच्छा पैकेज, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी छोड़कर, तो उन्हें यह बताना पड़ता है कि मुझे बदलाव के लिए मेरे अंदर जो है वो एक जबरदस्त आग है, मेरे पास क्षमता, इसलिए मैं ये बदलाव करना चाहता हूं। और अगर आप ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछने में अगर फेल हो गए तो अभी तो मजा आएगा, अरे मैंने वो फलाने एकेडमी में एडमिशन ले लिया, अरे फलाना नई किताब आ रही है, बिल्कुल नए नए ड्रेस की तरह जो होता है, नई नई किताबें आएंगी। लेकिन कुछ समय बाद जैसे प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, तनाव आना शुरू होगा, थकान आनी शुरू होगी, आप टूटकर बिखर जाओगे, टूटकर बिखर जाओगे। तो यहां पर जो पहला का सेगमेंट है, अगर आप अभी 12th पास कर चुके हैं और आपके अंदर वो फायर है, वो डिजायर है, आपके अंदर वो आग है कि मुझे अपनी स्थिति, अपने परिवार की स्थिति, अपने समाज की स्थिति में मुझे चेंज करना है, तो स्वागत है आप सभी का इसमें। यहां पर मैं कोई हरे जो है गुलाबी सपने आपको नहीं दिखाने जा रहा हूं कि आ जाओ जाओ सब लोग आईएएस बन जाओगे, ना, नहीं होगा, क्योंकि इसमें फेलियर रेशियो भी बहुत बड़ा है, ये बात ध्यान रखना।
लेकिन मैं उनसे स्वागत करता हूं जिनके अंदर बदलाव की थोड़ी भी आग है या वो आग जला सकते हैं अपने अंदर। वो समाज को अभी तक जो है वो एक अपना परिवार ही अपना समाज समझते थे, अपने दोस्तों को अपना समाज समझते थे, जो अपनी सोसाइटी को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखने की क्षमता रखते हैं। उनकी आंखों से गरीबी दिखाई पड़ती है, उनकी आंखों से वो सड़क पर जो है सोते हुए लोग दिखाई पड़ते हैं, उनकी आंखों से वो टपकती हुई छत दिखाई पड़ती है कि बरसात में वो परिवार भीग रहा हो, या वो जो है वो खाली बर्तन जिसपे खाने के लिए उनके पास नहीं है। अगर उनकी आंखों से वो समाज के लोग दिखाई पड़ते हैं तो स्वागत है आप सभी का यूपीएससी में। आपके अंदर वो आग है जहां पर आप बदलाव कर सकते हैं। अब इस आग को क्या करना है, एक धधकती हुई आग में कन्वर्ट करना है, इसको प्रज्वलित करना है। अगर यह आग प्रज्वलित हो जाती है, यानी आपके अंदर की डिजायर अगर पावर में बदल जाती है, तो आप यूपीएससी क्रैक कर जाओगे। आप उन अंधेरों में भी, उन दबाव में भी, जब आप पढ़ाई के समय बहुत प्रेशर आता है तब आप उस प्रेशर से लड़ जाओगे, क्योंकि आप अंधेरे कमरों में बैठकर खुद से पूछ पाओगे कि मैं यूपीएससी में क्यों जाना चाहता हूं, यह दबाव क्यों झेलना चाहता हूं। मेरे दोस्त कॉलेज में एंजॉय कर रहे हैं, वहां पार्टी चल रही है और मैं यहां बैठ के बंद कमरों में वीकेंड में भी पढ़ रहा हूं, क्यों आखिर पढ़ रहा हूं। जब आप अपने आप से यह प्रश्न पूछोगे क्यों, तो अंदर से आएगा क्योंकि तुमने शपथ ली है परिवर्तन करने की। तुम्हारे अंदर एक आग है परिवर्तन करने की, तुम दूसरों से अलग हो, और यकीन मानो उसके बाद तुम्हारा रास्ता संसार की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। सो अगर आप यह कहना चाहते हो कि सर मैं अभी 12th पास कर चुका हूं या अभी मैं बिगिनर हूं, मैं तैयारी करना चाहता हूं, तो सबसे आप पहले यह प्रश्न पूछना, क्या तुम्हारे अंदर बदलाव की आग है, या वो बदलाव की आग तुम जला सकते हो? क्या तुम समाज को एक अलग नजरिए से देख सकते हो? क्या इस समाज से लेने की बजाय सरकार मुझे यह क्यों नहीं दे रही है, सरकार मुझे वो क्यों नहीं दे रही, सोसाइटी मेरे लिए यह क्यों नहीं कर रही है, क्या तुम सोसाइटी को वापस करने की हैसियत रखते हो? क्या तुम समाज के लिए कुछ कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह दुनिया आपकी है, यह दुनिया आपकी है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो लोग मुझे समझ रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और जो बच्चे पुराने हैं या बहुत लंबे समय से एग्जाम दे रहे हैं, वो जानते होंगे कि जब दबाव पड़ता है, जब ऐसे मन में अकलाहट होती है और मन करता है किताबें उठा के फेंक दें या इनको जला दें, उस समय कौन तुम्हारा साथ देता है? उस समय तुम्हारी अंतर शक्ति, तुम्हारे अंदर की जो इंटरनल पावर है, वो तुम्हारा साथ देती है। अगर यह साथ तुम्हारे साथ है तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती है। मानते हैं आप इस बात को? तो अगर अभी आपके अंदर यह फायर है, पहला क्वेश्चन आज मुझसे पूछिए, अपने आप से पूछिए कि मेरे अंदर चेंज करने की क्षमता है या नहीं है। अगर है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या मैं अपने समाज को अलग नजरिए से देखता हूं या देखती हूं? अगर है तो आपका बहुत स्वागत है। जब आप मॉल्स की तरफ देखते हैं तो उन मॉल्स के पीछे जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, उनमें रहने वाले जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके शरीर पर कपड़े नहीं होते हैं, और वो चावल का एक कटोरा या गंदा कटोरा लिए आपने आसपास देखा होगा, क्या उसको देखने की तुम्हारी आंखें हैं? क्या सिर्फ तुम चमक दमक देखते हो, मॉल्स देखते हो, फिल्में का पोस्टर देख रहे हो, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हो, और उसी के बगल में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब तुम्हारी नजर में आते हैं कि नहीं आते हैं? अपने आप को पहचान लेना। अगर आते हैं तो स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक है, ये दुनिया आपकी है और इस तनाव को, इस दबाव को झेलने के लिए आप तैयार हैं, और आप बेहतरीन वो हैं जिस पे दबाव पड़ने पर हीरे के रूप में निखर जाएगा, अदरवाइज शीशे के रूप में बिखर जाएगा। याद है? तो मैं उनकी बात कर रहा हूं जो परिवर्तन करने वाले होते हैं, वो दबाव में निखर जाते हैं, और जो सिर्फ फैंसी वीडियोस देखकर आए हैं वो दबाव में बिखर जाते हैं। तो शीशा नहीं, मुझे हीरो की आवश्यकता है। ये जो सर्विस है वो राष्ट्र के हीरे चाहता है, जो देश को चमका सके, जो देश को जो है वो मुकुट के रूप में, मणि के रूप में संसार को आगे लेकर जा सके। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। अब आप अपने आप से प्रश्न पूछेंगे, आज आप बैठेंगे, चिंतन करेंगे कि वाकई में मेरे अंदर बदलाव की ताकत है कि नहीं है। मैं समाज को उसी नजरिए से देखता हूं जिसमें ओजांग सर ने कहा या नहीं कहा। मैं हमेशा मॉल्स देखता हूं, चमचमाती सड़कें जो है, BMW या बड़ी बड़ी गाड़ियां देखता हूं, या मुझे उनके पीछे इस भारत का शाह चेहरा भी दिखाई पड़ता है, वो मुझे गरीबी भी दिखाई पड़ती है, वो कुपोषित बच्चे भी दिखाई पड़ते हैं जिनके लिए मुझे काम करना है। अगर ये ताकत है तुम्हारा, तो इस सर्विस में आने वाला ज्यादा से ज्यादा प्रेशर भी तुम्हें निखारता चला जाएगा। तुम राष्ट्र के लिए धरोहर हो जाओगे, और एक दिन हम लोग बैठकर पढ़ेंगे, अरे ये वही लड़का है जो उसने सन 2021 और 2022 में तैयारी शुरू की थी, आज ये भारत का एक बेहतरीन ऑफिसर। हम उसके बारे में पढ़ेंगे, हम चर्चा करेंगे। आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे बारे में जीके की बुक्स में पढ़ेंगी, अरे इस समय राष्ट्र का मुख्य सुरक्षा सलाहकार कौन है, इस समय राष्ट्र का जो है CEO कौन है, इस समय जो है फलानी जी का जो है वो डायरेक्टर कौन है, वो आपका नाम पढ़ा जाएगा। लोग आपके बारे में पढ़ेंगे और एग्जाम में जाकर आपके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। और जिस दिन तुम्हारे बारे में एग्जाम में प्रश्न आने लगे, जिस दिन तुम्हारे बारे में एग्जाम में प्रश्न आने लगे, उसी दिन तो तुम व्यक्तित्व हो जाओगे। तो एग्जाम सबसे पहली बात तुम्हें क्या देता है? व्यक्ति से व्यक्तित्व में बदलने का मौका देता है। जिंदगी में हर समय एक मौका आता है जब आप एक पर्सन से पर्सनालिटी में बदल जाते हैं। नीरज चोपड़ा, कितने लोग थे इस गोल्ड मेडल से पहले कोई जानते थे?
राइट? कितने लोग थे जो ये जानते थे कि जेवलिन भी एक खेल, हमारे यहां भाला फेंकने का भी खेल होता है? बहुत कम लोग थे। लेकिन आज अगर कोई बोलो तो वो लंबे बालों वाला स्मार्ट सा लड़का, आज उसकी जो है वो तमाम जो है वो एड भी आ रही है, तमाम उसके बारे में पोस्ट शेयर हो रही है, एक क्षण में वो राष्ट्र के लिए पर्सनालिटी हो गया। बड़े बड़े लोग, सूबेदार की रैंक पे था, आज बड़े बड़े जो सेनाध्यक्ष जो है और जो है तमाम तरह के लोग जो है वो उसके साथ बैठ के फोटो खिंचा रहे हैं। वो क्या हो गया? पर्सनालिटी हो गया। सो ये तुम्हें मौका देता है पर्सन से पर्सनालिटी में कन्वर्ट होने का। लेकिन हर कोई पर्सनालिटी में कन्वर्ट नहीं, क्योंकि पर्सनालिटीज दबाव झेलती हैं। तो पहले क्वेश्चन पूछो कि इस यूपीएससी में जाने से पहले मेरे अंदर वो ताकत है कि नहीं, मैं दबाव झेल सकता हूं या झेल सकती हूं। ठीक है, वो दबाव याद रखना तुम्हारे आसपास के लोग सबसे ज्यादा तुम्हारे ऊपर डालेंगे। तो अगर हिम्मत है तो स्वागत है, अगर हिम्मत है तो स्वागत है। जो लोग 12th कर चुके हैं वो अपनी कमर को कस लें, लेकिन उनके लिए ग्रेजुएशन का सफर जो है वो बहुत ही अब मुश्किल होने जा रहा है, क्योंकि उनको छुट्टियों में आराम करने का वक्त नहीं मिलेगा। तो जब अपने आप से ऊब कर पूछोगे यार मेरा दोस्त छुट्टी पर जा रहा है, लोग इंजॉय कर रहे हैं, कॉलेज टाइम इंजॉय के लिए होता है, जीले जिंदगी वाला फंडा होता है, उस समय आप अपने सपनों को बुन रहे होंगे। लेकिन क्यों बुन रहे होंगे, यह बात अपने आप से पूछ लीजिए कि मेरे अंदर बदलाव की ताकत है या नहीं है। क्लियर है? पहला जवाब मिला आपको? सो अगर ये चीज है, स्वागत है आप सभी का। क्या 12th के बाद एक बेस्ट टाइम होता है? बेस्ट टाइम की बात करें कि बोले वो चाचा भैया सब लोग कह रहे थे कि अभी सही समय नहीं आया है। अब जरा सही समय के बारे में जान लें। जब हम अपने कॉलेज की बाउंड्री के अंदर होते हैं ना, तो हम प्रेशर फ्री होते हैं। अब आप फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, कहां बाबूजी पूछ रहे हैं कि नौकरी करने कब जाओगे? कोई नहीं पूछ रहा है। ठीक है, कोई नहीं पूछ रहा कब शादी होगी। जब तक इस कैंपस के अंदर हो तब तक तुम हैप्पीएस्ट पर्सन हो। ये कैंपस है तुम्हारा, कहते हैं ना वो रंग दे बसंती में जो है कि हम कैंपस के अंदर जिंदगी को हम नचाते हैं और कैंपस के बाहर जिंदगी हमें नचाती है। तो बिल्कुल यहां भी वही फंडा चल रहा है। तो जब कैंपस में हो तो फ्री हो। और एक्चुअली में तुम ये बात याद रखना, जब हम कोई चीज लर्न करते हैं, जब हम कोई चीज लर्न करते हैं, कोई चीज सीखते हैं, तो उसके लिए हमारा फ्री माइंड होना बहुत जरूरी है। जब भी आप प्रेशर में, बहुत एक्सेसिव प्रेशर आप आ जाता है, तो फिर आप सीखते नहीं, फिर आप घबराते हो। पहले लास्ट टाइम बताया था ना, पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिव हो जाती है। तो एक्चुअली में जो अगर आप यूपीएससी में सीख कर बहुत अच्छी रैंक लेकर आना चाहते हो, एक होता है सेलेक्ट होना, एक होता है रैंक लेकर आना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। ठीक है, एक होता है सेलेक्ट हो गए, चलो 700वीं रैंक पे सेलेक्ट हो गए, और एक होता है रैंक लेकर आना, जहां लोग तुम्हारी जो है फोटो को अपना आदर्श बना लें। उसके लिए तुम्हें यूपीएससी को लर्न करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इसकी गहराइयों में जाना पड़ेगा, कुछ एज क्रिएट करनी पड़ेगी जो 13 लाख लोगों से तुम्हें टक्कर दे सके। और उसके लिए बेस्ट टाइम जो होता है मेरे हिसाब से वो अंडर ग्रेजुएशन टाइम होता है, क्योंकि इस समय आपका माइंड फ्री होता है, इस समय आप सीखने की अवस्था में होते हैं। इस समय कोई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि तुम्हारा पहला अटेम्प्ट कब होगा, दूसरा अटेम्प्ट कब होगा, तीसरा अटेम्प्ट कब होगा, पास हुए फेल हुए, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू। कोई तुम्हें फियर नहीं करना है। तो इस समय तुम फियरलेस होकर, तुम मौज से इसको सीख सकते हो। सो दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ लर्निंग। अगर जहां तक मैं सोचता हूं, जहां तक बासवान सर सोचते हैं, जो भी लोग हैं जो साइकोलॉजिस्ट है, सोचते हैं कि अगर आपको कोई चीज सीखनी है तो आपका दिमाग फ्री और खुश होना चाहिए। यह संसार का आदर्श नहीं, प्राचीन समय से ही दर्शन का यह बेसिक सिद्धांत रहा। आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। सो आफ्टर 12th इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। और समाज बदल रहा है। लोग आज की डेट में 8th क्लास से आईआईटी की प्रिपरेशन शुरू कर दे रहे हैं। नीट की प्रिपरेशन 8th क्लास 9th क्लास से वो शुरू कर दे रहे हैं। आपके आसपास शहरों में भी ऐसा हो रहा होगा। यह मत समझना कि कोई चीज बदल रही है। सो दिस इज अ वेरी कॉम्पिटेटिव फील्ड। ये तो 700-800 लोगों के लिए, 900 लोगों के लिए सेगमेंट है। और देश का हर दिमाग, जो आईआईटीएन है वो भी एग्जाम दे रहा है, डॉक्टर वो भी एग्जाम दे रहा है, सीए वो भी एग्जाम दे रहा है, जिसके पास अच्छी खासी जॉब है वो भी एग्जाम दे रहा है। तो इसका मतलब है यहां कंपटीशन और ज्यादा है, और यहां पे और ज्यादा टैलेंटेड लोग, हर फील्ड के लोग यहां आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में अपने लिए एक जगह बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो आपको लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। लगभग जो लोग कहते हैं ना 1 साल में आईएएस बन जाता है ना, उसके पीछे एक लंबी कहानी होती है, एक लंबी मेहनत होती है, लंबा पसीना होता है, तब जाकर वो एक दिन आता है जिस दिन आप इतिहास लिखते हैं। तो आप जो है वो ज्यादा सोशल मीडिया के जो अफवाहें हैं उससे बचने की कोशिश करिए, अपने आप को तराशिए, निखारिए। ये कम से कम 3-4 साल का जो है एक लंबा वक्त आपसे लेगा, जहां पर आप अपनी बेसिक प्रिपरेशन को कर सकते हैं और अपने आप को आगे लेकर जा सकते हैं। रेडी हैं दोस्तों? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और जानकारियां इकट्ठा करते हैं। क्लियर है? यहां तक हम डन हो गए। तो हमें पहली चीज कि हमें ये अपने आप से पूछना है कि मैं समाज को देखता कैसे हूं। ठीक है, मुझे अपने आप से पूछता है क्या मुझे समाज की गरीबी, उस कुपोषण, वो बच्चों की जो दिक्कतें हैं वो मुझे दिखाई पड़ती कि नहीं दिखाई पड़ती। अगर नहीं दिखाई पड़ती हैं और आप फैशन में हैं तो मैं आपसे कहूंगा इस विषय में थोड़ा रुक के सोचिएगा, समय लीजिएगा। अगर आपके अंदर वो आग है, वो अपने परिवार, अपने पिता का वो अपमान अगर आपने कभी देखा हो, या अपने परिवार की गरीबी देखी और उसको बदलना चाहते हैं, तो स्वागत है आपका।
ठीक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके पास कारण उपलब्ध है कि आप इस परीक्षा के दबाव को क्यों रहेंगे। दूसरा बेस्ट टाइम जो है, यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट नाउ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, आप इसमें अपना एड ऑन करते जाइए, ताकि जब प्रेशर लेने का टाइम आएगा तो आप प्रिपेयर हो चुके होंगे और काफी हद तक उस प्रेशर को डील करने के लिए तैयार होंगे। दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन राइट। चलते हैं हम लोग आगे, और आगे चलकर और नई नई चीजों को समझने का हम प्रयास करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हमारा थर्ड स्टेज है, व्हेन टू स्टार्ट, हमने बात कर ली। व्हेन टू स्टार्ट, कब हमें स्टार्ट करना है। वाई टू स्टार्ट, हमने इसके बारे में बात कर लिया, हम क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, हाउ टू स्टार्ट, अब हम बात करेंगे हम कैसे शुरू करें। हमारे पास दो सेगमेंट्स हैं। हम बिल्कुल बेसिक से फर्स्ट ईयर में आने के साथ साथ, जैसे आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आते हैं, आज मेरे कॉन्सेप्टर बैच में बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी 12th उन्होंने जब नहीं भी की थी, रिजल्ट दिया था, तब से उन्होंने ज्वाइन कर लिया और वो अभी बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो नाउ दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, बिकॉज जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य को भूलते चले जाते हैं, क्योंकि इस उम्र में जोश भी बहुत होता है लेकिन होश उतना ही कम होता है। नई नई चीजें, ऑप्शन आते हैं, कुछ नया नया चीजें ट्राई करते रहते हैं, हमारा कीमती समय हमारे हाथ से निकल जाता है। कुछ भी आप करिए, मैं कह रहा हूं कि आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है, गूगल में जाना है, माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, जो भी करना है, यही सबसे बेस्ट टाइम है अपने आप को प्रिपेयर करने का। मैं यूपीएससी को डील करता हूं तो मैं यूपीएससी के बारे में आपसे बात करूंगा। सो हाउ टू स्टार्ट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप अपना एक रोड मैप बनाइए। ठीक है, रोड मैप ऑफ 3 इयर्स यानी 3 साल का एक सेगमेंट आप ड्रॉ करिए कि मुझे हर साल किस स्टेज पर पहुंचना है। ठीक है, हर साल मुझे क्या चीजें करनी है। ये चीज तुम्हें भटकने से रोकेगी, क्योंकि कॉलेज में क्या होता है, मस्ती भी बहुत होती है, पूरा फ्रीडम चल रहा है, वैसे भी लॉकडाउन है, कोई प्रेशर नहीं है, घर में लोग बैठे हुए हैं, गेम्स चल रहे हैं, अपना सब कुछ काम चल रहा है। तो वहां पर आपको रोड मैप बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और रोड मैप में आप बेसिकली जो है वो आप एक ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर का आप बेसिक रोड मैप प्रिपेयर करेंगे कि मेरा 3 साल का रोड मैप या 2 साल का रोड मैप मेरा कैसे प्रिपेयर होना चाहिए। और रोड मैप में हम स्टेज वाइज जाएंगे, राइट, स्टेज वाइज हम स्टेज वाइज प्रिपेयर करेंगे कि हम किस चरण में क्या सेगमेंट करेंगे। नंबर 1 अगर हम बात करें कि हम बेसिक, अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बेसिक्स पे चलते हैं। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यूपीएससी की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, राइट, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, क्या मुझे अपने सब्जेक्ट्स, जो भी मुझे सब्जेक्ट्स चुनने हैं, मुझे जो मेरा जीएस है, क्या मुझे उसके बारे में एक वृहद सेगमेंट है। अब जरा ध्यान से देखो, बेसिक रिक्वायरमेंट कहता है एज अ कंट्री इंडिया को आप समझने की कोशिश करो। और जब मैं इंडिया की बात करता हूं, भारत की बात करता हूं, तो मैंने पहले भी कहा था कि भारत एक ऐतिहासिक यूनिट है, एक हिस्टोरिकल यूनिट है। तो आप इस नजरिए से देखना, ये मत सोचो अरे सर वो जीएस पढ़ना है, बच्चे आते बोले सर जीएस कब तक पूरा करा देंगे। मामला ही तुम्हारा गलत चल रहा है, तुमने अपने बेस को कभी बनाया ही नहीं, क्योंकि तुम बदलाव की स्थिति में हो ही नहीं। वो हमें समझ में आ जाता है कि ये स्टूडेंट जो है वो बेसिक्स भी नहीं जानता कि यूपीएससी का बेसिक्स क्या है। इंडिया एक हिस्टोरिकल यूनिट है, इंडिया एक ज्योग्राफिकल यूनिट है, एक भौगोलिक जो है तंत्र है, एक इकोनॉमिक यूनिट है, एक सोशल यूनिट है, एक जिसे हम लोग कहते हैं एक पॉलिटिकल यूनिट है। भारत विविधता का देश है, अलग अलग लोग हैं, अलग तरह का भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, समाज यहां का अलग है, यहां की राजनीतिक तंत्र अलग है, कई जगहों पे हमें बहुत विविधता दिखाई पड़ती है। तो जब आप शुरुआत करो तो आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज, जितने भी बिगिनर हैं, आज ये बात ध्यान ले, ये बहुत ही बड़ा मंत्र दे रहा हूं उनको, बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं, जितने भी हमारे बिगिनर्स हैं वो ये समझे कि इंडिया के बारे में उनकी समझ होनी चाहिए। टीना डाबी ने भी खुद कहा, आपको पता है टीना डाबी फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने निकाला, आज देश के लिए वो बहुत बड़ी हीरो है, बहुत से स्टूडेंट उनको फॉलो करते हैं, बहुत बड़ी उनकी फॉलोइंग है। क्यों फॉलोइंग है? उनसे जब उनका एक इंटरव्यू है, उन्होंने कहा भारत को जानो। जब भी आप एक बिगिनर के रूप में आए तो आप ये कहते हैं सर फर्स्ट में एनसीईआरटी पूरा कर लें। मेरा क्वेश्चन होता है क्यों एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हो सर? वो पहले में क्या लक्ष्मीकांत पढ़ना चाहिए क्या सर? क्यों पढ़ना चाहते हो? अपने आप से क्वेश्चन पूछो, ये किताबें तुम क्यों पढ़ना चाहते हो? अगर जिस दिन ये क्यों जान जाओगे उस दिन तुम्हारी तैयारी सही तरीके से होगी। देखो पढ़ने को तुम कुछ भी पढ़ो, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है, जो भी तुम्हें इंटरनेट से जानकारी मिल रही है वो सब कुछ पढ़ो, गूगल बाबा से जो पूछ पाओ वो पूछ लो। पर सवाल है यहां मैं बात क्यों कर रहा हूं? यहां मैं बात कर रहा हूं तो आप तैयारी सही तरीके से करो। कहते हैं ना कि पहला कदम अगर गलत बन जाता है तो आप मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाते, बहुत दूर चले जाते हो। तो पहला स्टेप आपका गलत नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं यहां पर इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना प्रयास कर रहा हूं ताकि आप जो है वो आगे सफल इसमें होते चले जाओ। तो यहां पर
अगर हम बात करेंगे, फंडामेंटल्स पे अगर हम जाते हैं, तो सबसे पहला होता है कि जब बेसिक रिक्वायरमेंट है कि इंडिया को मैं कैसे देखता हूं। अब इसके लिए मुझे एनसीईआरटी पढ़नी पड़े, मेरा नेचर है, आई कैन गो फॉर दिस। नहीं, मुझे अपने टीचर के साथ धीरे धीरे इसकी कोर डिटेल्स में जाना है। जब मैं भारतीय समाज, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैंने जो पिछली क्लास ली थी सोसाइटी के बारे में, आपको समझ में आएगा सोसाइटी कितनी जटिल है, सोसाइटी की जड़ें कितनी। आज प्रधानमंत्री ने, आपने देखा, मैंने उस दिन क्लास में बोला था कि वन हु इज वेस्टर्न दैट इज अ मॉडर्न, और आज देखिए प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया, शायद कल के पेपर में आएगा, कि उसमें कहा कि हमें अब पश्चिम की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, भारतवासी अपने लिए खुद कुछ कर सकते हैं। यानी प्रधानमंत्री भी यही बात जो कह रहे हैं, जो हमने क्लासेस में पहले ही जो है कुछ दिन पहले ही डिस्कशन कर लिया था। उसके पीछे रीजन क्या है, क्यों मुझे मेरे स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि सर पहले आप पढ़ाते हो, पहले जो है आप पढ़ा लेते हो, फिर अखबार में छपता है, उल्टा चलता है हमारे यहां। उसका रीजन ये है कि हिंदुस्तान को समझने का जो नजरिया है वो आपका बहुत ब्रॉडर होना चाहिए। बहुत ही बेस बता रहा हूं, जिस दिन तुम इसके साथ, इस कॉन्सेप्ट के साथ स्टिक हो गए ना बेटा, उस दिन यूपीएससी तुम्हें लगेगा ये दुनिया का सबसे खूबसूरत इम्तिहान है। अब कहते हैं ना, लोग कहते हैं यूपीएससी बहुत टफ है, सबका नहीं होता, इस तरह से मुंह बना बना के बोलते हैं। जिस दिन तुम इस कॉन्सेप्ट के साथ स्टिक हो गए, जिस दिन तुमने अपना दिल इसके साथ लगा लिया, जिस दिन तुम मोहब्बत हो गए हिंदुस्तान के साथ, और तुम्हें हिंदुस्तान को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखने का एक नजरिया डेवलप हो गया, उस दिन कहोगे सर मतलब ये इससे ज्यादा खूबसूरत इम्तिहान नहीं है दुनिया का, मुझे इस एग्जाम में उतरना ही उतरना है। क्योंकि मैं अपने हिंदुस्तान को, अपने भारत को अलग अलग नजरिए से, अलग अलग तरीके से उसके चैलेंजेस को समझ सकता हूं, उसकी विविधता को समझ सकता हूं, उसकी पोटेंशियल को समझ सकता हूं, और मैं खुद इस बदलाव का भागीदार बन सकता हूं। क्योंकि जब तक तुम समझोगे नहीं तब तक तुम भागीदारी करोगे नहीं, पार्टिसिपेशन नहीं होगा जब तक तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। आज एक देश, अरे क्या करना है मेरे को, आपको क्रिकेट टीम के बारे में पता, आपको यह पता है लियोनेल मेसी जो है वो बार्सिलोना छोड़ चुके हैं, किसी और जो है उसमें चले गए, लेकिन हमारे देश में कितने लोग भूख से मर गए, कितने लोगों से पूछो भूस्खलन हुआ, कितने लोग मर गए, पहाड़ों पे भूस्खलन क्यों हो रहा है? अच्छा हां, कोई खबर थी, मतलब राष्ट्र के बारे में आपको नहीं पता, एक विदेशी फुटबॉल का खिलाड़ी वो कहीं चला गया, इसमें बुराई कुछ नहीं है, पर सवाल यह है कि अगर मैं राष्ट्र में भागीदारी करना चाहता हूं तो मेरी भागीदारी होनी चाहिए। कई बार, एक बार मैंने किसी को यहां पकड़ के पूछा कि भाई राष्ट्रपति, उनका एपीजे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति हैं, मतलब स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब अभी भी उनकी नजर में राष्ट्रपति हैं। आप सोचिए, ऐसे लोगों से हम राष्ट्रीय कर्तव्यों के बारे में, जो हमारे मूलभूत कर्तव्य हैं, उनके पालन के बारे में हम कैसे बात करेंगे? राइट, कम से कम हमें अपने देश के बारे में, अपनी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सभी स्टूडेंट से मेरा बहुत निवेदन है, बहुत रिक्वेस्ट है कि जो भी तैयारी में उतरना चाहते हैं वो सिलेबस, सर प्री का सिलेबस कब पढ़ाएंगे, सर मेंस का सिलेबस कब होगा, सर फलाने कब होगा, उससे पहले अगर आप ये पर्सपेक्टिव सोचो कि कम से कम, मैं बिगिनर स्टूडेंट से बात कर रहा हूं जो 12 पास कर रहे हैं या पास करेंगे या जो कर चुके हैं, वो सबसे पहले इस नजरिए के साथ यूपीएससी को देखें कि ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, भारत दर्शन कराया जाता है। जब आप लबासना जाओगे तो सबसे खूबसूरत जो पार्ट होता है वो भारत दर्शन होता है। क्यों भारत दर्शन कराया जाता है? जब आप ट्रेनी से पूछो, बोले अरे यार इतने दिन तक बाहर रहना पड़ेगा, लेकिन जब वो जाते हैं, वो प्रशासनिक कार्यों को देखते हैं, वो गांव तक पहुंचते हैं, तब उनको लगता है कि ये मेरा हिंदुस्तान है। और उस ट्रेनिंग का जो सबसे खूबसूरत पार्ट होता है वो भारत दर्शन ही होता है। किसी भी आपके कोई सीनियर हो, कोई भी हो, उनसे पूछिएगा कि आपकी ट्रेनिंग का सबसे खूबसूरत पार्ट रहा, तो उन्होंने कहा भारत दर्शन। बहुत भागम भाग में होता है, बस खाली यात्रा यात्रा चलती है, लेकिन जैसे जैसे वो भारत की गहराई में पहुंचते हैं, उसके चैलेंजेस को जानते हैं, वैसे वैसे वो एकदम संवेदनशील होते चले जाते हैं। वो समझते हैं कि ये मेरा भारत है, इनके लिए मुझे काम करना है। और उस ट्रेनिंग में भारत दर्शन इसीलिए कराया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से। और आप अगर पहले से ही प्रिपेयर रहोगे कि मैं अपने हिंदुस्तान को किस नजरिए से देखता हूं, मेरा हिंदुस्तान एक ऐतिहासिक यूनिट है, तो चलो मैं इसके इतिहास का अध्ययन करता हूं, लेकिन इतिहास के अध्ययन से मुझे वर्तमान को देखना है। याद रखिएगा, इतिहास का अध्ययन क्यों कराया जा रहा है? ताकि मैं आज वर्तमान में होने वाली समस्याओं का समाधान लेकर आ सकूं। जब इस नजरिए, ये एटीट्यूड आप चेंज करोगे पढ़ने का, उसी दिन सब कुछ चेंज हो जाएगा आपका, उसी दिन सब कुछ चेंज हो जाएगा। और इस नजरिए से आपको पढ़ाई करनी है। भारत, अरे सर भारत की नदियां कब पढ़ाएंगे, सर भारत के पहाड़ कब पढ़ाएंगे? भारत को एक ज्योग्राफिकल यूनिट के रूप में देखना शुरू करो, और वहां पर अब यहां तय करो कि मुझे एनसीईआरटीज के साथ जाना है, मुझे किसी टीचर के साथ जाना है, मुझे अपने बेसिक फंडामेंटल को पूरा करना है, मुझे समाज की विविधता, इसके चैलेंजेस को समझने के लिए बहुत गहराई में उतरना पड़ेगा। तो यहां पर आपको अपने साथ को तैयार करने में बहुत मदद मिल जाएगी। तो अब इसके साथ साथ जो है सेगमेंट्स, आप जब आप चलते हो तो इस तरीके से आपकी तैयारी की शुरुआत हो जाती है। अब आपने क्षमता के हिसाब से कि मुझे एनसीईआरटी को समझना है, एनसीईआरटी के साथ जा सकते हो। मुझे कॉन्सेप्टर बैच में जाना है, आप कॉन्सेप्टर बैच में जा सकते हो। मुझे मेरा कोई प्रोफेसर बहुत अच्छा है जो मुझे मदद कर सकता है, आप उनके साथ जा सकते हो। लेकिन मदद लेनी क्या है? मदद लेनी क्या है? जब क्लास में आते हैं तो मुझे अपने टीचर से बात क्या करनी है,
इसका माइंडसेट आप प्रिपेयर कर लेते हो तो इससे अच्छी, इससे खूबसूरत कोई भी बात नहीं हो सकती है। राइट है दोस्तों? तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पर आपको बेसिक फंडामेंटल, यानी अगर मैं तीसरा प्रश्न हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो यह सबसे बेहतरीन है। अब चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट चरण होता है आपके और यूपीएससी के बीच में, मैं बार बार कहता हूं, और वो है सिलेबस को समझना। एक होता है सिलेबस को पढ़ना, दो वर्ड है, बहुत कंफ्यूजन है यहां पर। सिलेबस यानी पाठ्यक्रम, मैंने आपको बताया आपके और यूपीएससी के बीच में जो कम्युनिकेशन करने का तरीका है वो भाषा कौन सी है? सिलेबस है। तो एक होता है यूपीएससी सिलेबस को पढ़ना, पीडीएफ निकाला सर वो सिलेबस आप दे दीजिए, एक होता है पढ़ना और एक होता है समझना। इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा, इसी के बीच में सक्सेस ढूंढती है। स्टूडेंट को लगता है कि मैंने यूपीएससी का सिलेबस पढ़ लिया, मेरे लिए बहुत है, राइट? रीड आउट, मैंने रीड आउट कर लिया पेपर 1 में, सर ये दिस इज द डेवलपमेंट प्रोसेस इन द, चलो ये फलाने में है, सेकंड में है, ज्योग्राफी यहां पर है। नहीं, एक होता है समझना, और समझने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? समझने के लिए, किसी भी चीज को समझने के लिए उसको छोटे छोटे इसको में इसको एनालाइज करना पड़ता है। एनालिसिस, एनालिसिस यानी उसका विश्लेषण करना। एनालिसिस का मतलब होता है टू ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, इसको स्मॉल पीसेस में तोड़ देना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। जब आप इन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ोगे तब तुम्हें आश्चर्य होगा, अरे बाप रे, यूपीएससी तो बहुत कुछ हमसे कह रहा है। यूपीएससी हर बात के पीछे एक बात को जो है लगा रहा है, घुमा रहा है, इसका मतलब है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी गहराई इन्वॉल्व है। तो यहां पर क्या होता है, आप में से कई स्टूडेंट इसको पढ़ने में बिलीव करते हैं, सिलेबस को पढ़ लेना, सिलेबस को समझना शुरू करो। कैसे समझ सकते हो? अगर आपको मेरे साथ जाना है तो आपको आज एनी टाइम लर्निंग, ओजांक एनी टाइम लर्निंग प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करो। देश का सबसे कंप्रिहेंसिव 16 लेक्चर्स, अभी तक किसी ने इतने लंबे लेक्चर सिलेबस एनालिसिस पे नहीं लिए हैं। एक एक पॉइंट मैंने लिया है और वो आपको जो है क्लास एनी टाइम लर्निंग ऐप पे निःशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यहां से आपका पूरा दिमाग चेंज हो जाएगा। अरे यार, इसके साथ ये चीजें हैं, क्या करना है? एनी टाइम लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है, ओजांक एनी टाइम लर्निंग ऐप, और मैं अपनी टीम से निवेदन करूंगा कि वो जो है वो यहां पर उसको शेयर भी कर दें, और आपके जो है वो इसके जो है इसके इसमें भी डाल दें, क्या नाम है, जो आपका वीडियो है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में। और वहां 16 लेक्चर्स खाली सिलेबस एनालिसिस के, एक के अंदर एक। आपको आश्चर्य होगा कि यूपीएससी कितनी बड़ी बात मुझसे कह रहा है, जहां पर मुझे जो है ये पूरा करना है। तो मैंने आपको पहला स्टेप बताया, आज बैठो और डायरी लेकर बैठो और खुद से सोचो क्या मेरे अंदर बदलाव की कोई आग है। आज तुम्हें मेरी बात हो सकता है फालतू लगे, आज आप में से कई लोग समझा रहे यार सीधे सीधे बताओ ना क्या पढ़ाओगे क्या नहीं, ऐसे लोग बोल देते हैं। लेकिन आप मेरे सामने वही लड़का जब खड़ा होता है, एक बात है, वह शुरुआती दौर में जब मैंने छोटा सा शुरू किया था तो कई बच्चे आते थे, अरे ये छोटा मोटा कोचिंग है, ये है वो, बड़ा बड़ा हम यहां पढ़ते हैं, हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, 2-3 साल गुजर गए, मेरे पास और ऑफिसर्स बन गए और क्लासरूम बन गए। मैंने इससे पूछा, अरे तुम यहीं हो? तो बोला हाँ सर, इस बार प्री दे रहे हैं। मैंने कहा अभी प्री ही दे रहे हो तुम? जब मैं वहां छोटे से कमरे से निकलकर आज मेरे पास ब्रांचेस हो गई हैं और तुम अभी प्री ही दे रहे हो। तो जो बहुत ज्यादा निगेटिव बात करता है ना, ऊपर वाला उसको उतना ही ज्यादा जो है लपेटता भी है। सो टू बी वेरी सिंपल, आप वहां सिंपल रहो, अपने पर्पस को जानो, और ये जो बदलाव की ताकत है इसको बहुत गहराई से महसूस करो कि मुझे, और ये जब आप अकेले पढ़ोगे, जब थकोगे, जब तुम्हें मेरी ये बात आएगी, जब प्रेशर आएगा, मैं क्या करूं, मैं कॉलेज का देखूं, मैं यूपीएससी देखूं, मैं कैसे इतना प्रेशर डील करूं, तो ये प्रश्न जब आप अपने पूछोगे तुम्हारे अंदर हिम्मत बन जाएगी, यस मुझे इसके लिए काम करना है। ये बहुत बड़ा मंत्र दिया है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि बेस्ट टाइम है अभी से आप प्रिपरेशन शुरू करिए। अपने कॉलेज टाइम को आप इंजॉयमेंट टाइम ले जाने के साथ साथ लर्निंग टाइम में कन्वर्ट करिए। इंजॉय भी करिए और लर्न भी करिए, आप सीखने की कोशिश करिए। और सीखना क्या है, और वहां मैंने आपको बता दिया कि अपने हिंदुस्तान को जानने की कोशिश करो। हिंदुस्तान को अलग अलग पर्सपेक्टिव से, भूगोल के पर्सपेक्टिव से, इतिहास के पर्सपेक्टिव से देखने का प्रयास शुरू करो कि मेरा हिंदुस्तान, मेरा भारत कैसा है और इसके क्या क्या आयाम है, और पिछली सीखी गई चीजों को आज के समाज में मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं, आज के परिदृश्य में कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं। और अगला जो सेगमेंट है वो है, अगर यूपीएससी की तैयारी में जाना है तो आपको सिलेबस को पढ़ना नहीं है। बहुत बच्चे कहते हैं सर वो पीडीएफ दे दीजिए पढ़ लेंगे। पढ़ के भी तुम्हें कुछ नहीं समझ में आना क्या होना है। जब आप सिलेबस को समझने में उतरोगे, 16 क्लासेस मुझे लग गई, 16 क्लासेस, ये एक सिलेबस को समझाने में मुझे 16 क्लासेस लगी हैं, तब तुम कहोगे वाह, इसके अंदर इतना कुछ है, इतना वो मुझसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है, और उसके बाद तुम्हें लगेगा वाकई में यूपीएससी एक बहुत खूबसूरत सफर है। तो आज एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पर आप सिलेबस एनालिसिस स्ट्रेटजी क्लासेस के साथ आप चले जाना, वहां आपको बहुत ढेर सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, बहुत ढेर सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और आप अपनी तैयारी को बिल्कुल अगले चरण में लेकर जा सकते हो। ये लेक्चर्स आपको वहां पर बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देंगे। क्लियर है? तो सिलेबस एनालिसिस करिएगा। एनालिसिस का मतलब होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। जब मैं हिस्ट्री बोलता हूं तो हिस्ट्री के अंदर क्या आयाम है ये हमें समझना पड़ेगा, क्यों पढ़ना है ये हमें समझना पड़ेगा, और फिर जाकर जो है वो आप अपनी बेसिक प्रिपरेशन को कर पाओगे। क्लियर है?
नेक्स्ट वन। तो ये हमारा बेसिक रहा। अब मैं एक क्लास और लूंगा और आपको मैं कई स्टेप सिखाऊंगा, राइट, 6 स्टेप सिखाऊंगा कि एक मकसद कैसे बनाते हैं। जब मुझे 3 साल का अपना टाइम टेबल बनाना है तो मैं आपको 6 स्टेप सिखाऊंगा कि इन 6 स्टेप में आप अपने आप से कौन से ऐसे प्रश्न पूछते हो, किस तरह से अपना एक डायरी मेंटेन करते हो जिसमें आप कभी भी भटको नहीं, भटकाव आपके अंदर नहीं है। तो वो मैं आपको अगली क्लास में इसके बारे में बताऊंगा कि और कौन कौन सी चीजें जिसके साथ हम मिलकर ये काम कर सकते हैं।